हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विंग इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। एज यू नो, हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो क्लासेस हैं, जो भी अब आपका एग्जाम होने वाला है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उसके लिए जो हमारी इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है, जो पोर्शन है, वो हमारा कोर्स ऑलरेडी जो है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसमें ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। ठीक है, बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और उस पे हमारा इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। और जो लास्ट क्लास हमने यूट्यूब पे की, उस पे मैंने कहा था कि हमारे यूट्यूब पे एमसीक्यूज जो है, ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो है, पीवाईक्यूज हो जो पुराने एग्जाम में आए हैं जेकेएसएसपी के, और भी कुछ जगहों से जो भी हमारे एमसीक्यूज हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट टॉपिक का, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिक, जो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, उसके रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जल्दी से मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो को, ज्यादा टाइम हम इस पे नहीं करेंगे वेस्ट डिस्कशन पे। लेकिन कुछ चीजें एक दो मैं आपको पहले बता दूं कि एक तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पे आपका कोर्स जो है, यानी जो लेटेस्ट लेक्चर्स हैं, क्योंकि जिसने भी लास्ट वीडियो देखा है हमने ये डिस्कस किया था कि जितनी भी क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं न्यू वाले, ठीक है, अभी लेटेस्ट, वो हम एप्लीकेशन पे करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन पे, और यूट्यूब पे हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने आज यहाँ पे एमसीक्यूज शुरू किए हैं और वहां पे कोर्स जो है, लेक्चर जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे कब से जो है हमने स्टार्ट कर दिए हुए हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, जितने भी पुराने लेक्चर्स थे, ठीक है, जो भी पुराने लेक्चर्स यहाँ पे हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, उनके पीडीएफ्स वो भी मोबाइल एप्लीकेशन पे हैं। और एक हमारा मैराथन का जो लेक्चर है, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे, उसका पीडीएफ भी जो है वो भी मोबाइल एप्लीकेशन पे है। डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अदरवाइज प्ले स्टोर पे जाएं, बीइंग इकोनॉमिक्स सर्च करें, ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको वहां पे दिखेगा, आप डाउनलोड करें। नोट्स भी वहां पे है और कोर्स जो है हमारा, वो भी क्लासेस जो है वो भी वहां पे है। ठीक, सो ये सारी अपडेट्स जो है हमारे टेलीग्राम पे आपको मिलेंगी, हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, दोनों पेज आपके जो है वो सामने है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं ये बता दूं, क्योंकि ये फर्स्ट टॉपिक है, बेसिक, ये अपना इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन कुछ खास टेक्निकल नहीं है, फिर भी कोशिश की है मैंने पीवाईक्यू से लेने की। जेकेएसएसबी के एग्जाम्स, कोई जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, इन सब जगहों से जो है, जो भी इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, बेसिक्स के रिलेटेड जितने भी बनते थे वो हमने इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो भी मैं जरूरी समझूंगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेटेड, वो आपको साथ ही साथ समझाता जाऊंगा। सो इकोनॉमिक्स इज मेनली कंसर्न्ड विद, ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने कि क्योंकि बेसिक से स्टार्ट किया है, आगे वाले टॉपिक्स जो भी आएंगे, जो भी एमसीक्यूज के वीडियोस आएंगी, उसमें जैसे इसमें आई थिंक 30 या 40 क्वेश्चन है, मैं आगे जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे तो उनको बढ़ाता जाऊंगा। हो सकता है 70 क्वेश्चन, 60, 50, जितने मेरे से हो पाएगा मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो है वो हम करेंगे। बेसिक क्वेश्चन है आज कि इकोनॉमिक्स इज, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है, वो किस चीज से, इन चारों ऑप्शंस में से किस से सबसे ज्यादा रिलेटेड है? वेल्थ ओनली, स्केर्सिटी एंड चॉइस, मनी ओनली, बिजनेस स्टडीज। जिन बच्चे, जो भी बच्चे लेक्चर्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे ले रहे हैं, उन्हें पता होगा कि हमने ये टॉपिक जब पढ़ा तो इसमें ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की, वेल्थ डेफिनेशन हुआ, वेलफेयर डेफिनेशन हुआ, स्केर्सिटी डेफिनेशन हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की है। अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा इन दो चीजों के, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में नीचे आंसर दिए गए हैं, ठीक है, मैंने ऐड किए हैं, कुछ में नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपके आंसर बी है कि ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, किस चीज से इकोनॉमिक्स रिलेट है, कंसर्न है, वो है स्केर्सिटी एंड चॉइसेस, जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस भी कहते हैं या प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी भी कहते हैं। ये एक पूरा टॉपिक है,
ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, इन्हें हम पढ़ते हैं। उस पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर रहेगा वो राइट ऑप्शन 2 रहेगा। आप लेक्चर की स्पीड अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको तेज लगे तो आप इसे स्लो कर सकते हैं, स्लो लगे तो फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप इसे सेट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे आ भी गया, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अराइज ड्यू टू, टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि अब ये तो पता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी है, लेकिन ये क्यों अराइज होती है, और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या है, ये भी हम सबको पता है कि देयर आर 3 प्रॉब्लम्स, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है, these आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। नो बट क्वेश्चन इज कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है, व्हाई, ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ये हमारे सामने हमें फेस करनी पड़ रही है, हर इकोनॉमी को क्यों फेस करनी पड़ती है। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स है और अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि लिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज है, बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा हो तो भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती और ऐसा हो तो भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। सो द राइट आंसर इज अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। यही तो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को, जब शुरू से स्टडी करना शुरू करते हैं, मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं या आपके जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं, तो हम यहीं से हम अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं, यानी इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, या फिर हर एक इकोनॉमी इस चीज को फेस करती है, क्यों करती है, बिकॉज जितने भी हम ह्यूमंस है, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है ना, जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इन सब में से कौन सी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी लास्ट ही क्वेश्चन में, ठीक है, इससे पहले सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया कि देयर आर 3 प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, है ना, ये हमने डिस्कस किया। सो इनमें से वो 3 प्रॉब्लम्स तो हमें पता है, हमें एक जो है उसे अलग करना है, एलिमिनेट करना है, और अब वो आप सबको पता चल चुकी है कि हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस भी एक प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस भी एक प्रॉब्लम है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस भी एक, सॉरी, होम टू प्रोड्यूस भी एक प्रॉब्लम है, ओके। बट डी ऑप्शन आप देख रहे हैं, हाउ टू कंज्यूम, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन रिलेटेड प्रॉब्लम इकोनॉमी में नहीं है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं कि यहां पे हर जगह पे आप प्रोड्यूस देख रहे होंगे, और प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन एक बेसिक एक्टिविटी है हमारे इकोनॉमी का, ठीक है, इसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम काउंट करते हैं। तो इन तीनों की जगह पे प्रोडक्शन जो है वो इन्वॉल्व है, और इस 4th ऑप्शन में कंजम्पशन इन्वॉल्व है। और जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इकोनॉमी, वो किसके रिलेटेड है, वो रिसोर्सिस के रिलेटेड है ना, यही हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज मेनली किस चीज के लिए चाहिए हमें, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसलिए हम जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हम नहीं, मतलब एक इकोनॉमी जो फेस करती है वो प्रोडक्शन के रिलेटेड है, प्रोड्यूस के रिलेटेड है, ना कि कंजम्पशन के रिलेटेड है। मुझे पता है ये क्वेश्चंस, जितने भी आप एमसीक्यू देख रहे हो बहुत बेसिक हैं, बट यहीं से बेस, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है, चाहे अभी आगे थोड़ा सा और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो थोड़े से इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ की तरफ आपको लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं, एप्लीकेशन में जो फ्री मटेरियल वाला सेक्शन होता है वहां पर भी हमारे ये एमसीक्यूज, मतलब 50, 100 का पीडीएफ, 150 का पीडीएफ जो है वो पड़े हुए हैं, ठीक है, वहां पे फ्री मटेरियल में आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो राइट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अपॉर्चुनिटी कास्ट रेफर्स टू, ठीक है, लास्ट टाइम आई थिंक कुछ कास्ट के रिलेटेड ही एक क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था, या तो संक कास्ट था या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कास्ट, इनमें से कोई क्वेश्चन था, वो क्वेश्चंस भी हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हमें पूछा गया है अपॉर्चुनिटी कास्ट, और अपॉर्चुनिटी कास्ट जब हम पढ़ते हैं तो अपॉर्चुनिटी कास्ट बेसिक कंसेप्ट में आ जाता है, क्योंकि आप जब शुरू से इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का उसके रिलेटेड पढ़ना होगा। जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पढ़ते हैं तो अपॉर्चुनिटी कास्ट का कंसेप्ट उसमें आता है,
तो इसलिए इसका क्वेश्चन बेसिक्स में ही आपको देखने को मिलेगा। सो अपॉर्चुनिटी कास्ट का मतलब क्या है? क्या ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है? क्या ये मनी कास्ट होती है? क्या ये नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन होता है? या ये टोटल कास्ट होती है? ठीक है, टीसी, टोटल कास्ट। सो आंसर आपके सामने लिखा है। आंसर सामने लिखा हो या ना लिखा हो, खुद से फाइंड आउट करना ऐसा मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है चीज को समझाना और उसका कंसेप्ट याद रहना, ताकि आप अगर ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम में देखें तो इसका ऑप्शन आप इजीली पिकअप कर सकें। सो इसे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन कास्ट कहा जाता है। ऐसा क्यों? मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि आपके पास में 100 रुपीज है, ठीक है, आपके पास 100 रुपीज है। अब आपको ये 100 रुपीज या तो आप मूवी देखने पे स्पेंड करें, ठीक है, और या तो आप इनकी शॉपिंग करें, या तो इनकी आप शॉपिंग करें। अगर तो आप शॉपिंग करते हैं तो आपने फॉरगोन किया मूवी को। अगर आप मूवी देखते हैं तो आपने फॉरगोन किया शॉपिंग को। तो मूवी देखने में शॉपिंग की कॉस्ट इन्वॉल्व है और शॉपिंग करने पे मूवी देखने की कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। जिसको आप फॉरगोन कर रहे हैं अपने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के तौर पे, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। या तो आप इसे शॉपिंग के लिए स्पेंड करते तो मूवी आपका अपॉर्चुनिटी कास्ट, मतलब शॉपिंग देखने के लिए मूवी की अपॉर्चुनिटी कास्ट उसमें इन्वॉल्व, दैट्स इट, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जिसको छोड़ दिया, फॉरगन किया किसी दूसरी चीज को लेने के लिए, किसी दूसरी चीज के ऊपर स्पेंड करने के लिए, किसी दूसरी चीज को एक्वायर करने के लिए, ये मेरे कंसेप्ट्स में आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वाले में भी मैंने समझाया है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कास्ट इन्वॉल्व होती है। सो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, अगेन बेसिक क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, आपके सामने कुछ चीजें लिखी है। ये क्वेश्चन मैंने बड़ा सोच के, कुछ इनमें टेक्निकल टर्म्स भी हैं तभी मैंने इसमें ऐड किए हैं। फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम। क्या नेशनल इनकम डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से? क्या इन्फ्लेशन डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से? क्या इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट डील करता है, या इकोनॉमिक ग्रोथ? सो हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चे? मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम इसमें एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्या पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। सो हमें सबसे पहले माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं और क्या माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, ना। बड़े इनिशियल स्टेज पे जब हम शुरू से बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं तब हम इन चीजों को पढ़ते हैं। तो माइक्रो के पता हो या ना हो, आपको मैक्रो वेरिएबल्स पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काफी जगह पे पूछा जाता है। सो अगर आपको मैक्रो के पता होंगे तो डेफिनेटली आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं माइक्रो के, ठीक है। माइक्रो के आप डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते हैं। सो यहां पे देखेंगे कि नेशनल इनकम एक माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। इन्फ्लेशन एज वेल, इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल। मैं एक लिस्ट भी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये अलग अलग है, तो आंसर आपके सामने लिखा है तो आपको इजीली जो है एलिमिनेट कर। आगे वाले क्वेश्चंस में शायद मैंने नहीं ऐड किया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऐड नहीं किया, जैसे यहाँ पे देखें आप, मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैक्रो जो इंडिविजुअल यूनिट, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमने ये पढ़ा है कि माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, नॉट इकोनॉमी एज अ होल। तो नेशनल इनकम जो है फर्स्ट ऑप्शन, वो इकोनॉमी एज अ होल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इकोनॉमी एज अ होल मतलब नेशनल इनकम में सबकी इनकम्स इन्वॉल्व है ना। लेकिन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जैसे कोई इंडिविजुअल, कोई फैमिली, कोई फर्म, है ना, कोई कंज्यूमर, कोई प्रोड्यूसर, जो सिंगल यूनिट हो, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट? इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है? अगेन वही वेरिएबल्स की बात है, तो सिमिलर ही क्वेश्चन हुआ एक तरह से, लेकिन ऐड इसलिए किया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल्स पता चल सके। किसके? माइक्रो का क्वेश्चन जरूर है लेकिन मैक्रो के पता चल सके, मेरा मोटिव ये था। तो देखिए अब आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है, अनएम्प्लॉयमेंट भी, नेशनल इनकम अगेन रिपीट हुआ, लेकिन डिमांड जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, ना कि
मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक है, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका डिमांड रहेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अब यहीं से मैं इसको ऐड करने का जो मेरा मोटिव था, यहीं से अगर आपको किसी जगह पे लिखा दिख जाता एग्रीगेट डिमांड, क्या लिखा दिख जाता, एग्रीगेट डिमांड, मेनली वी मेंशन इट लाइक दिस, एडी, ठीक है। एक बार फिर लिखता हूं मैं यहाँ पे एडी, एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड लिखा दिखता तो ये फिर उस पर्टिकुलर केस में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ना होकर के ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल बन जाता, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंसिस्ट करता है सबकी डिमांड, ठीक है, चाहे वो कंज्यूमर हो, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर हो, गवर्नमेंट हो, या हमारा फॉरेन ट्रेड हो। अंडरस्टूड। सो वेरिएबल्स को समझाने का मेरा मोटिव यही है कि आपको डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम ना हो कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स है और क्या मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है। मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे पता है कि क्वेश्चन बेसिक्स है, बिल्कुल इजी और बेसिक क्वेश्चन है, बट फिर भी समझना और पढ़ना जरूरी, क्योंकि आगे वाले जो एमसीक्यूज आएंगे उनके लिए इनकी नॉलेज होना जरूरी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, गुड्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन आर कॉल्ड, ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? क्या उन्हें कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है? नहीं। क्या उन्हें लग्जरी गुड कहा जाता है? क्या फ्री गुड कहा जाता है? बल्कि उन्हें कहा जाता है कैपिटल गुड्स। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, हमने एक मैराथन की मैंने एक लेक्चर लिया था, उसमें कंप्लीट गुड्स, और ना एक लेक्चर मेरा गुड्स के ऊपर, सिर्फ गुड्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरियस गुड्स, बहुत जल्दी या तो यूट्यूब पे भी आएगा और हमारे यूट्यूब पे भी एज वेल, मैं उसको यहां भी अपडेट कर दूंगा, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है। और अगर वो मैं नहीं कर पाता किसी वजह से, तो फिर भी वो ये टाइप्स ऑफ गुड्स वाला पोर्शन जो है वो मेरे मैराथन वाले में, ठीक है, पीडीएफ में भी है और लेक्चर में भी है। पीडीएफ इसका चाहिए वो भी मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ा है, ठीक है, कोर्सेज में पढ़ा है, वहां पे हमने इसे पढ़ा है, ठीक है। क्या कैपिटल गुड्स है, क्योंकि गुड्स बहुत तरह की हैं, कैपिटल, कंज्यूमर, ड्यूरेबल, अच्छा फाइनल, ये इंटरमीडिएट, ठीक है, ये सारी चीजें, गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड, जितने भी टाइप्स हैं वो सब हम उसने करें। सो ऐसी गुड्स जो कि यूज्ड होती हैं प्रोडक्शन के लिए उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? जो डायरेक्ट कंज्यूम की जाती हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट या फर्दर के लिए, ये तो दोनों वही हो गया, कौन सी? कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल हो गया। जिसको डायरेक्ट कंज्यूम किया जाए उसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। दो गुड्स मैंने यहां कवर करने की कोशिश की, एक अपनी कंज्यूमर गुड्स और एक प्रोड्यूसर अपनी कैपिटल गुड। ऑल्दो इसके अलावा जितने भी गुड्स हैं वो किसी लेक्चर में या तो मैं करूंगा, अदरवाइज हमारे मैराथन वाले में है ही है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। कॉस्ट के टाइप्स, पहली बात, ठीक है, कॉस्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, गुड्स के टाइप्स, इन छोटी छोटी चीजों में से जिसमें कि वेराइटीज ऑफ टाइप्स होती हैं, उस वैरायटी ऑफ टाइप तो वैसे की हुआ, उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ वी हैव 9th क्वेश्चन। सो विच इकोनॉमिस्ट डिफाइन इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर? वही चीज जो मैंने शुरू में बताई आपको कि मैंने अलग अलग डेफिनेशंस जो है वो पढ़ाया है, ठीक है, अलग अलग डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया है, बस उसी इकोनॉमिस्ट के बेसिस पे हमने कुछ नाम दे दिया। जैसे किसने वेलफेयर टर्म्स में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है? सो द ऑप्शन आर एडम स्मिथ, लियोन रॉबिन्स, अल्फ्रेड मार्शल, जेएम कीन्स। चारों ने ही अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, बट वी हैव Alfred Marshall from this particular case, that is welfare. So इसे हम welfare definition, ठीक है, इसे हम welfare definition के नाम से भी जानते हैं, जो कि किसने दी है? Of course Alfred Marshall ने दी, ठीक है। Now the question number 10, which economist emphasized scarcity and choices? ठीक है, scarcity and choices के बेसिस पे, जिसे हम स्कैरसिटी डेफिनेशन भी कहते हैं, वो किस इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया है? अगेन लियोन रॉबिन्स, ठीक है। और एडम स्मिथ की डेफिनेशन को हम किस नाम से जानते हैं? वेल्थ डेफिनेशन। किस नाम से? वेल्थ डेफिनेशन। मार्शल की वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है। और एक और आपने पढ़ा, दैट इज स्केर्सिटी डेफिनेशन।
ठीक है। और कीन्स का आप सबको पता है कि इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 कि अगर, अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर वही आ गया, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन में से ही जो है बेसिक टॉपिक है, तो उसी में से सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम पीपीसी, इसके कुछ और नाम भी हैं, ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी है, मैं बता दूंगा तो क्वेश्चन आपको गेस हो जाएगा, आगे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आखिर दिखाता क्या है, आखिर दिखाता क्या ये डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम, क्या यूं यहां पे डिमांड यहां पे सप्लाई, इनका इक्विलिब्रियम दिखाता है, या ये अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दिखाता है, या कॉस्ट कर्व्स दिखाता है, या कंजम्पशन पैटर्न दिखाता है, आखिर ये क्या दिखाता है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं पिकअप करूं तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक तरफ सप्लाई होगी और एक तरफ डिमांड होगी, और कहीं यहां पे इनका इक्विलिब्रियम होगा, है ना, यही तो होता है ना, कास्ट डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम। क्या यहां पे किसी जगह पे आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इन्वॉल्वमेंट दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इन्होंने बताया कि कोई दो गुड्स हैं, कोई दो गुड है, गुड एक्स, गुड वाई, कोई दो गुड्स के अंदर जो कॉम्बिनेशंस हैं उनमें अल्टरनेटिव्स क्या होंगे ये दिखाया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। तो हो सकता है कि यही ऑप्शन सही हो, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर इस तरह से हम गुड ए, गुड एक्स और गुड वाई दोनों के बीच में अल्टरनेशन, एक को फार गॉन करके दूसरे को टेकअप करना, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, और यही पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें दिखाते हैं। कॉस्ट का इससे कुछ रिलेशन नहीं है, ना ही कंजम्पशन का, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या बताती है कि कैसे दो गुड के कॉम्बिनेशन के अंदर अल्टरनेशन होती है। अल्टरनेशन का मतलब सिंपल कि एक को छोड़ के आप दूसरे की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका अमाउंट हमें या उसके ऊपर स्पेंड किया गया रिसोर्स कम किया जाता है और दूसरे के ऊपर शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज आल्सो नोन एज कॉस्ट कर्व। मैंने ऊपर भी कहा आपको कॉस्ट के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं, डिमांड के साथ भी नहीं, क्योंकि डिमांड कंजम्पशन साइड हो गई, लेकिन हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ना कि कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व। और डिमांड कर्व कंजम्पशन साइड हो सकती है, प्रोडक्शन साइड नहीं हो सकती। क्यों? प्रोडक्शन साइड क्या होगा, क्या होगा, ऑफ कोर्स सप्लाई कर्व, है ना, क्योंकि डिमांड इज रिलेटेड टू कंज्यूमर एंड सप्लाई इज रिलेटेड टू प्रोड्यूसर। नाउ द थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसका राइट आंसर हो सकता है? और राइट लास्ट वन इज रेवेन्यू कर्व, इसका कुछ रिलेशन नहीं है, तो राइट आंसर इज ट्रांसफॉर्मेशन। जो एक जगह से दूसरी जगह आप रिसोर्सिस को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसी वजह से इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। इसका एक और नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन कर्व भी से कभी कभी हम कहते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट। वैसे हम डिमांड वाले पोर्शन में यानी थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में डिमांड को डिस्कस करेंगे, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली आता है, लेकिन फिर भी बेसिक कंसेप्ट्स में भी ये टॉपिक आता है। सो आप देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हमें क्या बताता है या अपने आप में वो क्या एक्सप्लेन करता है। सो ऑप्शन 1 इज जो प्राइस है और जो डिमांड है वो एक ही तरफ जा रहे हैं, यानी अगर यहां पे नहीं, ऐसे नहीं, यहां पे मेरा प्राइस है, यहां पे मेरा डिमांड है, ठीक है। सपोज मेरा प्राइस अप हुआ, मेरी डिमांड भी अप होगी अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। प्राइस और डिमांड दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या ये राइट आंसर है? या प्राइस और डिमांड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लाइकवाइज प्राइस मेरा अप जाए, डिमांड मेरी डाउन जाए, क्या ये इसका ऑप्शन सही है? या डिमांड इज कांस्टेंट, यानी प्राइस मेरा अप जाए तो तब भी डिमांड सेम है, प्राइस मेरा डाउन जाए तब भी डिमांड मेरी सेम एज इट इज है जैसे थी। एंड द लास्ट वन सप्लाई इफेक्ट्स डिमांड,
क्या सप्लाई से जब इफेक्ट होती है डिमांड तो उसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं? क्या ऐसा है? तो इन चारों में से आपको क्या राइट आंसर लगता है? मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कि जब प्राइस और डिमांड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, यानी कि प्राइस ज्यादा हो तो डिमांड कम हो, या प्राइस कम हो तो डिमांड ज्यादा हो जाए, है ना। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि अगर तो आपका प्राइस बढ़ता है, बट इट्स अगेन, हाँ यहां पे क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें डिस्कस कर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 में। अगर तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होनी चाहिए अकॉर्डिंगली। ये मेरे पास में फोन है, अगर इसकी डिमांड बढ़ जाए, अगर इसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऑफ कोर्स लोग इसकी डिमांड करना कम कर देंगे। लेकिन अगर किसी चीज के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। यही है लॉ ऑफ डिमांड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड? अगेन लॉ ऑफ डिमांड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो वायलेट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। वो कौन से केसेस हैं? क्या वो इंफीरियर गुड का केस है? क्या वो गिवन गुड का केस है? क्या वो नॉर्मल गुड का केस है? क्या वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस है? अगेन फिर से बता दूं, टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर पीडीएफ जो है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पे पड़ा है, प्लस हमारे मैराथन वाले में भी हमने कुछ टाइप्स ऑफ गुड्स की डिस्कशन की है, और एक लेक्चर इसका ऐप पे जरूर मैं जो है जल्दी अपडेट करूंगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स पे। सो इनमें से कौन सी गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती? जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती, लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करती है। सो क्या वो इंफीरियर गुड है, गिवन गुड है, नॉर्मल गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड है? हर एक गुड का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। ये दोनों ही गुड, एक मिनट यूं, ठीक है, ये दोनों ही गुड एक ही तरीके की होती है, बट फिर भी इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अदर वे ये दोनों गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं, इतना हमें पता है। हमारा क्वेश्चन यहां पे जाके अटकेगा कि हम इन दोनों में से ए और बी में से किस ऑप्शन को चूज करें। नॉर्मल गुड तो नॉर्मल है, जिसका प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे, ये नहीं है। सब्स्टिट्यूट गुड का इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो अगेन हमारा इलास्टिसिटी में यूज होगा। बट इंफीरियर गुड एक ऐसी गुड है जिसका नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, ठीक है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। गिवन गुड्स भी रेयर टाइप्स होती हैं इंफीरियर गुड्स की, रेयर टाइप्स होती हैं इंफीरियर गुड्स की, जिनका इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव होता ही है, बट काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफेक्ट होता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों गुड्स में यह है कि ये जो गिवन गुड है इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। क्लोज सब्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से अगर इसके प्राइसेस बढ़ते भी हैं तो इसकी डिमांड बढ़ती है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी। सो अकॉर्डिंगली गिवन गुड हमारा राइट आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में। बाकी की चीजें टाइप्स ऑफ गुड जब हम पढ़ेंगे तो इंफीरियर गुड्स को ए टू जेड स्टडी करेंगे, गिवन गुड को भी, नॉर्मल गुड को भी, सब्स्टिट्यूट को भी। मैं लेक्चर, मुझे जहां तक लगता है कुछ ही दिनों में आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा टाइप्स ऑफ गुड, स्पेशल लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ गुड, जिसमें इन गुड्स को ए टू जेड जो है हम स्टडी करेंगे। नाउ the question is question number 15, elasticity of demand measures, elasticity of demand क्या मेजर करती है? अगेन, क्या जब कोई चेंज हो सप्लाई में तो डिमांड की बात है तो सप्लाई का होना पॉसिबल ही नहीं। क्या ये रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज करती है? क्या ये कंज्यूमर की इनकम को मेजर करती है? क्या ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को मेजर करती है? देखो, एलिमिनेशन का एक तरीका होता है। जैसे मुझे पता चला कि यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा है, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की तो बात हो ही नहीं सकती। प्रोडक्शन की बात तब होती है अगर इलास्टिसिटी ऑफ
सप्लाई होता। इन छोटी छोटी चीजों को आप माइंड में याद रखें ताकि आप एलिमिनेशन अच्छे से कर पाए। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोडक्शन की बात तो तब होगी जब सप्लाई की बात होगी। अभी कंजम्पशन की जरूर बात हो सकती है क्योंकि डिमांड साइड की बात हो रही है। सो कंज्यूमर की इनकम का भी इसमें कुछ लेना नहीं, और सप्लाई को मैंने शुरू में एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उसका भी डिमांड से कुछ कनेक्शन नहीं। सो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज। लेकिन समझना है इसे हमें, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जब जब डिमांड में कुछ चेंजेस आए ड्यू टू प्राइस में चेंजेस होने की वजह से, प्राइस में कुछ चेंज हुआ, प्राइस में कुछ हलचल हुई जिसकी वजह से डिमांड में कुछ हलचल। वैसे तो प्रिसाइजली इसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, लेकिन जब हम इन जनरल पढ़ते हैं तो यही पढ़ेंगे कि रिस्पॉन्सिवनेस। अगर एग्जाम में आ जाए, आप बोलेंगे कि यहां पे तो लिखा ही नहीं है कि स्पेशली यहां पे मेंशन नहीं किया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक तरह से एक ही चीज आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। सो जब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि कौन कितना रिस्पॉन्सिव है। मैं ये कहूं कि मुझे आपने बुलाया तो मैं कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स कर रहा हूं, या किस इंटेंसिटी से मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं। ठीक उसी तरह से डिमांड को किसी ने छेड़ा, डिमांड को किसी ने बुलाया, डिमांड को किसी ने हिट किया, तो डिमांड कितना जल्दी रिस्पॉन्स उस पर दिखाती है, और किसकी वजह से रिस्पॉन्स दिखा रही है उस चीज पे भी डिपेंड करता है। प्राइस की वजह से रिस्पॉन्स दिखा रही है, इनकम की वजह से रिस्पॉन्स दिखा रही है, या किसी और चीज की वजह से रिस्पॉन्स दिखा रही है, तभी हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप्स पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। टॉपिक्स जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इसे यूं याद रखें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि जो रिस्पॉन्सिवनेस आती है डिमांड में ड्यू टू एनी रीजन। मैं यहां पे ये नहीं कहूंगा कि ड्यू टू प्राइस चेंज, इस ऑप्शन में थोड़ी सी गलती जरूर है कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड वो किसी भी चीज की वजह से हो सकती है। बस आप इतना याद रखें कि जब डिमांड में रिस्पॉन्सिवनेस आए किसी भी फैक्टर की वजह से। Understood? Now the question number 16. Demand is perfectly elastic when elasticity equals, हम सबको पता है कि infinity ये elasticity का ही पोर्शन है। बेसिकली इसको अच्छे से तब पढ़ेंगे जब इस पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज को करेंगे। इसमें मैंने ऐड कर दिया क्योंकि बेसिक कंसेप्ट होता है। फिर इसको फिर से कंज्यूमर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड या कंज्यूमर बिहेवियर वाला जो टॉपिक है उसमें एक बार फिर इसे हम डिस्कस करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक, इसके 5 डिग्रीज हैं, ठीक है। इससे बेसिकली क्वेश्चन कहां से आया, ये क्वेश्चन आया है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। सो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 टाइप्स ऑफ डिग्रीज है, 4 तो आपके सामने लिखी है, इसके अलावा एक और है, ठीक है, लेस देन 1 है, इसके अलावा एक और, वो क्या है, मोर देन वन है, लास्ट वाली। तो ये 5 डिग्रीज है। सो ये परफेक्टली इलास्टिक कब होती है, जब ये इन्फिनिटी होती है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड यूनिटरी यानी इक्वल टू 1, ठीक है। ये 5 डिग्रीज हैं हमारे पास में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच गुड जनरली हैज इन इलास्टिक डिमांड। मैंने अभी आपको बताया इलास्टिक, इन इलास्टिक, perfectly in elastic and unitary means equal to 1. So जब इन इलास्टिक डिमांड हो, ठीक है, यहां परफेक्टली टर्म नहीं यूज की गई, इन इलास्टिक टर्म, इन इलास्टिक, सिर्फ इन इलास्टिक हो, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड, उस टाइप ऑफ डिमांड में कौन सी गुड फिट बैठती है। क्या लग्जरी कार्स के लिए हमारी डिमांड इन इलास्टिक होती है, सॉल्ट के लिए, रेस्टोरेंट फूड्स के लिए, या क्लॉथिंग्स के लिए? किसके लिए आप मानते हैं कि हमारी डिमांड इन इलास्टिक होती है? ये तो आप तब मानेंगे जब आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूं। मतलब कि इन चारों चीजों में से किसी का भी प्राइस कम ज्यादा हो, उसकी डिमांड में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत पड़ सकता है पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यही एग्जांपल ले लो, इनमें से किसी का भी प्राइस चेंज हो, डिमांड के ऊपर कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े सही, बट उसकी जो डिग्री है वो ज्यादा ना हो। कहने को डिग्री इलास्टिसिटी लेस देन 1, कहने को डिग्री लेस देन 1, फोर्थ ऑप्शन ये वाला, ये लेस देन 1, ये हो डिग्री, ये हो। तो
इनमें से कौन सी गुड आपको लगता है? कोई लग्जरी कार, सॉल्ट, रेस्टोरेंट फूड, फैशन, क्लॉथिंग? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉल्ट। सॉल्ट खुद सोच के देखें कि कितना भी प्राइसेस इसके चेंज हो, डिमांड में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सॉल्ट आता है नेसेसिटी गुड्स में। ये भी एक टाइप्स ऑफ गुड्स का एक पोर्शन है। सो इस तरह की गुड्स जो होती हैं वो इन इलास्टिक डिमांड रिप्रेजेंट करती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स। ज्यादा क्वेश्चन इलास्टिसिटी पे हो गए, लेकिन मैंने खुद इसमें ऐड किए हैं जानबूझ के कि क्योंकि एक टॉपिक जो है ये हमारा बेसिक टॉपिक है बेसिकली, है ना। नाउ सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या देखती है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं कि दो गुड्स के बीच में रिलेशन कैसा है। ठीक है, सेम गुड नहीं, क्योंकि क्रॉस टर्म लिखी है, यानी एक का प्राइस बढ़े दूसरी की डिमांड कम हो, या एक की प्राइस कम हो तो दूसरे की डिमांड बढ़े। बढ़े या कम हो दैट इज अनदर टॉपिक ऑन डिस्कशन, बट इतना याद रखें कि इसमें रिलेशनशिप दो गुड्स के बीच में कैसा है उसे हम स्टडी करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव गुड्स आर। ठीक है, बेसिकली इसे मैं इलास्टिसिटी ऑफ गुड में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सॉरी, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, उसमें कवर करूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिलहाल आप इसे होल्ड पे रखो, क्योंकि इसमें काफी डेप्थ में जो है आपको जाना पड़ेगा, उतना मैं भी बेसिक में आपको ले जाना चाहता नहीं हूं। ठीक है, एक्सेस डिमांड लीड्स टू, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, अगर 19 क्वेश्चन का आप खुद से आंसर देना चाहें तो कमेंट में जरूर दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप मुझे जरूर बता सकते हैं, फिर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या है, पूरा टेक्निकली इसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, मैंने अगेन आपको कहा कि हमारे पास एक डिमांड है शुरू में, एक सप्लाई है, यहां पे जाके हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम। क्या होता है, पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम। अभी इसको मैं इरेज कर रहा हूं, क्या होता है, इक्विलिब्रियम। नाउ समझें जरा, ये जो पोर्शन है ए टू बी और ये जो पोर्शन है सी टू डी, ठीक है, इस ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेस सप्लाई, और इस नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। क्यों, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता, तो मैं आपको समझाता हूं इसे हम ऐसा क्यों कहते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पे डी और यहां पे एस, ये एस वाली लाइन है, ये डी वाली लाइन है, और यहां पे एस और यहां पे डी। यहां पे एस जो है वो डी से आगे है, उस तरफ है, और यहां पे डी जो है वो एस से आगे है, उस तरफ है। सो टेक्निकली यहां पे डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, और यहां पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है। अंडरस्टूड, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया कि इस जगह पे ऊपर वाली साइड ए और बी वाला पोर्शन, एक्सेस सप्लाई वाला, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, और दूसरी जगह पे डिमांड सॉरी सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, यहां पे डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, एक्सेस डिमांड में। सो क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक मिनट, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एक्सेस डिमांड वाली साइड यानी यहां से पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एक्सेस डिमांड लीड्स टू। अच्छा, इससे पहले एक चीज मैं भूल गया, यहां पे हमारा वाई एक्सिस है, यहां पे एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइस है, और यहां पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, या फिर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कार्य हमने इसमें ली है। नो, ध्यान से समझना, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि अगर डिमांड एक्सेस है, ये सी और डी वाला पोर्शन, सी और डी वाला पोर्शन, तो क्या होगा, लीड्स टू, किस तरफ लेके जाएगी, क्या प्राइस कम होगा, ऑप्शन ए, क्या प्राइस बढ़ेगा, ऑप्शन बी, क्या प्राइस स्टेबल रहेगा, या प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। बेसिकली दोनों सिमिलर हो गया, मतलब आप ऐसा यूज लगा के चलो, ए ऑप्शन प्राइस फॉल, बी ऑप्शन प्राइस राइज, सी ऑप्शन नो चेंज इन प्राइस, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ हमें समझना है कि इनमें से क्या होगा, ध्यान से समझ। अब यहां पे प्राइस है, अब मान के चलो कि डिमांड किसी चीज की बहुत ज्यादा है और उसकी सप्लाई बहुत कम है। सपोज दैट मेरे पास में 5 पेन है, क्या है, 5 पेन है, और इन 5 पेन्स को खरीदने के लिए 10 लोग मेरे पास आ गए।
10% मेरे पास आ गए। पेन मेरे पास 5 ही है, मैं बेचने वाला हूं इस टाइम पे, मैं प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, मैं बेचता हूं चीजों को। मेरे पास 5 पेन है, लोग खरीदने के लिए 10 आ गए। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, ये वाली सिचुएशन। डिमांड ज्यादा है, पेन कम है, सप्लाई कम है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है। ये 10 लोग डिमांड कर रहे हैं मेरे 5 पेन की। मैंने एक को कहा कि मैं इसे 10 रुपए में बेचूंगा, वो एग्री नहीं हुआ और मैंने उससे वो मुझे कहने लगा कि मैं इसे 5 रुपए पे लूंगा। मैंने कहा मैं 10 पे दूंगा, उसने कहा मैं 5 पे लूंगा। अगर तो मेरे पास वही अकेला खरीदने वाला होता तो मैं उसे 5 पे दे देता, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास 5 पेन है, इसे खरीदने वाला सिर्फ एक ही है। लेकिन मुझे पता है अभी इसके अलावा 9% और है, ठीक है, इसी की तरह 9% और हैं जो मेरे से पेन लेना चाहते हैं, तो मैं उसे नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि मैं इसे 10 पे ही दूंगा, क्योंकि मुझे पता है और भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है मेरे प्रोडक्ट की। तो जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस राइज होते हैं। क्या होते हैं? प्राइसेस राइज होते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लायर को, प्रोड्यूसर को यह पता होता है कि उसके पास खरीदने वाले ज्यादा है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड करने वाले ज्यादा हैं। अगर वो प्राइस को स्लाइटली बढ़ा भी देगा तो उसकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मे बी 10 पे 10 के 10 लोग एग्री ना हो, लेकिन एटलीस्ट 5 तो एग्री होंगे खरीदने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ही लिमिटेड पेन है, ठीक है। उन्हें भी पता है कि ये 5 ही पेन है, इसके अलावा हमें और कहीं से नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सप्लाई ही कम है, एक्सेस डिमांड है, एक्सेस सप्लाई नहीं है। सो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो आप सी देख रहे हैं, एक मिनट में कलर चेंज कर लो इसका, ग्रीन नहीं ब्लू करता हूं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये सप्लाई और डिमांड दोनों पुश करेंगे प्राइस को टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, फिर से ऊपर वाली साइड करेंगे। ये बेसिकली मैं उसमें समझाऊंगा, उस टॉपिक लेक्चर में समझाऊंगा, जिस वजह से ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, प्राइस राइज होगा। जो यहां पे था वो प्राइस राइज होकर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कलर चेंज करना था मुझे। डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी स्टेट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी बेसिकली डिमांड वाले ही में ही कवर करेंगे। मैंने तो फिलहाल इसको इसमें यूं ही मतलब कंसेप्ट के चक्कर में इसको मैंने इसमें ऐड किया है, बट मैं ये चाहता हूं कि जब वो टॉपिक आप पढ़ लें, या वैसे तो मैं वो ऐप पे पढ़ा रहा हूं, चलो इसका हम डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। क्या यूटिलिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है, या यूटिलिटी डिक्लाइन होती है विद एडिशनल कंजम्पशन। तो आप सबको, जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पता होगा कि जैसे जैसे हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, ये कार्डिनल यूटिलिटी वाले पोर्शन में से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मार्शल अप्रोच से। दूसरा इंडिफरेंस कर्व है जिसे ऑर्डिनल कहते हैं। सो इसका राइट आंसर सी रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 22, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने दी? श्योरली मार्शल, ठीक है, मार्शल ने दी हमें कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, हिक्स ने हमें दी ऑर्डिनल, ठीक है। सो इन दोनों को ऐसे ही ऐड किया गया है, बट यूटिलिटी के केस में हम 2 ही थिंकर्स को पढ़ते हैं, हालांकि सैमुअलसन भी हैं, बट वो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जानना नहीं है। तो हमें 2 ही इसमें जानने थे, एक मार्शल एक हिक्स, ठीक है। मार्शल की आगे कार्डिनल और हिक्स की आगे इनडिफरेंस कर्व वाली ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। सो राइट आंसर इज ए। तो लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर फर्स्ट टॉपिक का कि विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके जेके एसएसबी में। सो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है ओवरऑल इकोनॉमी से? नो। क्या इंडिविजुअल मार्केट फोकस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे? नो। क्या गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर मार्केट प्राइस? नो, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आप टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, सेंट्रल कमांड इकोनॉमी, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है ये। सो द लास्ट ही ऑप्शन बचा जो कि राइट आंसर होगा कि जब इकोनॉमिस्ट स्टडी करते हैं मार्केट प्राइस को, तो उनका मेन गोल रहता है कि वो फिगर आउट कर पाए कि प्राइसेस ऐसे क्यों हैं और कैसे ये चेंज होते हैं या चेंज हो सकते हैं। सो ये आपका राइट आंसर होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में, ये तो श्योरली पीवाईक्यू है आपके जेकेएसएसबी का। सो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने सिर्फ बेसिक टॉपिक्स में, मतलब फर्स्ट लेक्चर जो है आपको फर्स्ट टॉपिक में से किए हैं। नेक्स्ट जो होंगे वो ज्यादा होंगे, और
हर एक चीज को उसमें कवर, क्योंकि वो टॉपिक भी बेसिकली पर्टिकुलर टॉपिक होंगे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है या डिमांड है, या उसके बाद आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज है, रोल ऑफ आरबीआई है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो होपफुली वीडियो आपके लिए ये यूजफुल रही होगी। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को भी। और हमारा ना पहले से लेक्चर्स पड़े हुए हैं, कुछ 15-14 पुराने लेक्चर्स हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें नहीं देख सकते, श्योरली वो अच्छे लेक्चर्स हैं, बट मैंने कुछ नई चीजें ऐड की हैं, अच्छे से कुछ और रिसर्च करके उसमें एडिशन की है, कुछ नई बुक्स कंसल्ट की, कुछ पीवाईक्यू देख के जो लास्ट ईयर एग्जाम आया, तो उस हिसाब से मैं अब लेक्चर दे रहा हूँ। वो हमारे ऐप पे है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसे डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पे जाएं, हमारा बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से ऐप को डाउनलोड करें। वहां पे हमारे लेटेस्ट लेक्चर्स जो है वो चल रहे हैं, नोट्स वहां पे अवेलेबल है, पुराने लेक्चर्स के भी, मैराथन के भी, अकाउंटेंसी के भी वहां पे लेक्चर्स। मेरे पास एक पीडीएफ जो है वहां पे है। ठीक है, थैंक यू।